मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। तो देखो, दर्पण सूत्र क्या होता है। गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले देखो क्या है। दर्पण सूत्र ऐसा होता है 1/b प्लस 1/u बटा 1/f। ये अपना दर्पण सूत्र कहलाता है। गोलीय दर्पण में इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूरों से बिंब की दूरी को क्या कहते हैं अपन, जो दूर होता है अपना अवतल दर्पण होता है, ये अपना अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये अपना ध्रुव है और मानना कि ये अपना बिंब है। तो इस ध्रुव से लेके यहाँ बिंब, ये है बिंब। तो ध्रुव से लेके बिंब के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, u कहलाती है। इसको बोलते हैं u बोलते हैं। तो ध्रुव से लेके जो बिंब के मध्य की दूरी होती है वह u होती है। और ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी, अगर मान लो अपना प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी को v कहते हैं। इस प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, v कहते हैं। और ध्रुव से फोकस की दूरी को, ध्रुव से यहाँ अपना फोकस है, तो ध्रुव से फोकस की दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना, इस सूत्र के अंदर v, u और f क्या होता है, v होता है और प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी को v बोलते हैं, u बोलते हैं बिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी को u, और f हो गया फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को f से डिनोट करते हैं। ये तीनों राशियां क्या होती है, एक समीकरण द्वारा संबद्ध होती है। ये अपना एक समीकरण है, इस समीकरण द्वारा ही क्या होती है, तीनों राशियां संबंधित होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तीनों राशियां एक दूसरे पे निर्भर रहती है। दर्पण सूत्र सभी गोलीय दर्पणों के लिए मान्य होता है। ये दर्पण सूत्र है, ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए मान्य होता है। जितने भी गोलीय दर्पण है उन सब के लिए यह दर्पण सूत्र मान्य होता है। यह जो ये अपना दर्पण सूत्र है, ये सभी गोलीय दर्पणों के लिए मान्य होता है। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए u, v और f और r जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या r, u, v, f और वक्रता त्रिज्या r का मान रखा जाता है। कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी u, v, f और r के मानों के साथ उचित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी होती है, उसमें क्या होता है, इनका u, v और f और r का उचित मानकों के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब इन जो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी होती है उसके अकॉर्डिंग अपन इसका मान ज्ञात करते हैं कि ये प्लस में है या माइनस में है, धनात्मक है या ऋणात्मक, वो इसे अपन कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखो, अब अगर आगे अपने एक वो अवतल दर्पण के द्वारा अपन समझते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न कैसे होता है, अवतल दर्पण को कैसे निकाला जाता है। एक अवतल दर्पण के द्वारा बताऊंगा, उत्तल दर्पण के द्वारा ही वही प्रोसेस होगा। अवतल दर्पण के द्वारा अपन दर्पण सूत्र का कैसे व्युत्पन्न करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, वो देखेंगे अभी अपन आगे। अब देखो, अवतल दर्पण के द्वारा अपन दर्पण सूत्र कैसे निकालते हैं। एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये अपना कोई अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, ठीक है। ये अपना अवतल दर्पण है। यहाँ कोई बिंब है या वस्तु है, यहाँ से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और वह परावर्तन के पश्चात
फोकस एफ से निकल जाएगी, फोकस एफ से निकल जाएगी, ये किरण परावर्तित हो जाएगी फोकस एफ से। ऐसे ही दूसरी किरण वस्तु से निकलेगी, कहाँ से, फोकस से निकलेगी और यहाँ से फोकस से आपतित होगी, फोकस से निकलती हुई दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष है अपना, मुख्य अक्ष, ये अपना है बिंब। तो देखो यह दोनों किरणें, किरण एक और किरण दो, जिस बिंदु पे काटती है, जिस बिंदु पे दोनों किरणें मिलती है एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पे अपना क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। दर्पण की इस साइड बन रहा है तो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। अब माना कि इस प्रतिबिंब को अपन मान लेते हैं PQ, ये अपना कोई बिंब है PQ, इसका प्रतिबिंब इधर नीचे बनेगा तो इसको अपन मान लेते हैं P डेज Q डेज। इस बिंब से किरणें निकली, दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात में जिस बिंदु पे दोनों किरणें काटती है वहां अपना प्रतिबिंब बनता है, इसको बोलते हैं P डेज और Q डेज, अपन इसको मान लेते हैं। अब इनकी दूरी अभी मैंने बताई थी कि बिंब और दूर के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, अपन U से प्रदर्शित करते हैं। यह सुनो, A मान लेते हैं अपन, एक बार सिद्ध करने के लिए इसको A मान लेते हैं और बिंब से दूरों के मध्य की दूरी को A मानते हैं और प्रतिबिंब से जो दर्पण के मध्य की दूरी को B मानते हैं। ये दूरी सॉरी नहीं, ये मतलब दर्पण से लेके और बिंब के मध्य की दूरी को A और प्रतिबिंब से लेके दर्पण की मध्य की दूरी को B मानते हैं और फोकस एफ से लेके दर्पण के मध्य की दूरी को C मान लेते हैं। ये अपन ने इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि एक बिंब लेते हैं, उस बिंब से दो किरणें आपतित होती है। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण फोकस से आपतित होती हुई दर्पण में आपतित होती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। यह दोनों किरणें जिस बिंदु पे मिलती है वही अपना क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको अपन P डेश और Q डेश बोल देते हैं। और जो अपना बिंब है वो P और Q है। इनके बीच की दूरी याद कर ली, बिंब और दर्पण के मध्य की दूरी A मान ली, प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य की दूरी को B मान लिया, फोकस और दर्पण के मध्य की दूरी को C मान लिया। अब इसको अपन आगे ये पॉइंट पे अपन मान लेते हैं L और N, ठीक है। इसको एक अपन जो ये बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को अपन बहुत कम मानते हुए क्या मान लेंगे कि यह एक सरल रेखा है। यह क्या है, पूरी एक सरल रेखा मान लेंगे। L से लेके N तक के जो दर्पण की दूरी है, बीच की दूरी, उसको अपन एक सरल रेखा के रूप में मान लेते हैं। तो इसमें देखो त्रिभुज, इसमें कौन कौन से त्रिभुज अपन लेते हैं। पहला अपन जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे P, Q और F। त्रिभुज P, Q और F वह कौन सा, त्रिभुज MOF। यह दोनों त्रिभुज कौन सा, P, Q और F, ये वाला त्रिभुज और MOF N, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। दोनों का रूप समान है, समरूप त्रिभुज है। इसमें क्या कर लेते हैं अपन, O और M है, इसको अपन जो O और M जो ये दर्पण वाला भाग है इसको अपन सरल रेखा के रूप में मान लेते हैं। एक बार इसको सिद्ध करने के लिए क्या मान लेते हैं कि यह एक सरल रेखा है, मतलब त्रिभुज की एक भुजा मान लेते हैं। ये त्रिभुज की एक क्या है, भुजा। तो देखो OM, जो रेखा OM है वह किसके बराबर है,
वह रेखा P और Q के क्या है, बराबर है। ठीक है, जो रेखा OM है वह त्रिभुज P और Q के सॉरी जो बिंब है, बिंब P और Q के बराबर है। ऐसे ही फिर अब आगे अपन मान लेते हैं कि OF, जो OF है वह किसके बराबर है, OF OP PF के बराबर है, PF। ये OF यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, PF। इन दोनों को अपन मान लिया। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं कि इनके मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। OM है वो PQ, OM बटा PQ बराबर OF बटा PF। इसमें क्या करते हैं कि OF या OM के मध्य की दूरी क्या है, देखो OF की अपने मध्य की दूरी दे रखी है C, और ऐसे ही PF के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, PF की दूरी अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ये पूरी दूरी कितनी है, A, ये पूरी दूरी A, इसमें से ये वाली दूरी घटा देंगे, सॉरी इसमें से ये वाली दूरी घटा देंगे, C वाली दूरी, तो अपन को ये दूरी मिल जाएगी PF के मध्य की दूरी। तो PF के मध्य की दूरी निकालने के लिए जो दूरी A है उसमें से इसको घटा देंगे, C को घटा देंगे, तो अपन को ये दूरी मिल जाएगी। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, त्रिभुज LOF। कौन सा लेते हैं, OLF। वह अगला कौन सा त्रिभुज लेंगे जो इसके समान रूप में होगा, वो होगा त्रिभुज P डैश Q डैश OF। त्रिभुज P डैश Q डैश F। यह दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप त्रिभुज है। यह दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज OLF और त्रिभुज P डैश Q डैश और F, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो इसमें भुजा देखो OL बटा OL किसके मतलब समांतर है, OL किसके समांतर है, देखो P डैश और Q डैश की, P डैश और Q डैश की। ऐसे ही अगली रेखा है OF किसके समांतर है, OF P डैश और F के समांतर है। तो देखो OF रेखा OF है वह P डैश और F के समांतर है। अब इनका मान देखो, इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि OF का मान कितना दे रखा है, C, OF का मान दे रखा है C, और इसी P डैश F का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, P डैश F का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरी है D, ये बीच वाली दूरी निकालनी है, तो बीच वाली दूरी निकालने के लिए इस B में से इस C को घटा देंगे, इस B में से C को घटा देंगे, तो अपन को समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 अपन को प्राप्त हो गया। जो इसमें OL है ना, OL रेखा है, ये वाली सरल रेखा, ये PQ के क्या है, बराबर है। यह PQ के क्या है, बराबर है। तो देखो P डैश Q डैश बटा PQ, तो देखो P डैश Q डैश का मान अपन क्या रख रहे थे, B माइनस C। P डैश Q डैश का मान B माइनस C, और PQ का मान क्या लेते हैं, C। PQ का मान क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं अपन। अब इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 को 2 से क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या दे रखा है,
ए सी बटा ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी बटा सी। दोनों का वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा सी स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो बी माइनस सी और ए माइनस सी। जब अंदर गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो ए बी, बी को ए से गुणा करेंगे तो ए बी, फिर बी को सी से गुणा कर देंगे माइनस, बी को सी से गुणा करेंगे तो बी सी, फिर सी को ए से गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, और फिर सी को इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जितने भी है ये तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म को अपन इधर लेके आ जाते हैं। ये तीनों टर्म है इनको इधर लेके आ जाते हैं तीनों को। तो देखना ए बी रह गया इस साइड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर आते माइनस को हो जाएगा प्लस, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का बी सी प्लस, इसको इधर लेके आएंगे तो ए सी बराबर ए बी। अब क्या करना है, इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बच गया क्या बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी। अब अपन को क्या बनाना है, अपन को ऐसी फॉर्म बनानी है दर्पण सूत्र के जैसी फॉर्म बनानी है। तो क्या करते हैं, इस समीकरण नंबर 3 में किसका भाग दे देते हैं, ए बी सी का भाग देते थे। तो समीकरण 3 में ए बी सी का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या होगा बी सी बटा ए बी सी प्लस ए सी बटा ए बी सी प्लस बराबर ए बी बटा ए बी सी। तो ये अपने पास ये समीकरण है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, जो समान अंक है या संख्या है उनको अपन काट देंगे ऊपर नीचे। तो देखो बी ऊपर भी है बी नीचे भी है, सी ऊपर भी है सी नीचे भी है, कट गया। फिर सी नीचे भी है सी ऊपर भी है और ए ऊपर ये नीचे कट गया, बच गया क्या, इसमें क्या बच गया 1 बटा ए प्लस, इसमें क्या बच गया ए बटा बी बराबर ए बटा सी। ये अपन को समीकरण प्राप्त हो गया 4। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब इससे क्या करते हैं, कार्तीय चिन्ह, जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से ए बी सी तीनों क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों होंगे तीनों, इसका भी देखो एक तरीका है। तीनों ऋणात्मक इसलिए होंगे क्योंकि अपन दर्पण के इस साइड की जितनी भी दूरियां होती है वह कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण के इस साइड की जितनी भी दूरियां होती है वह ऋणात्मक ली जाती है, और दर्पण के उस साइड की दूरियां जितनी भी होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां वो धनात्मक ली जाती है। और तो देखो क्या करते हैं, दर्पण के इस साइड की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो बिंब से दूरियों के मध्य की दूरी, बिंब से दर्पण के मध्य की दूरी, बिंब से दर्पण के मध्य की दूरी, या दूरियों से बिंब से दूरियों की दूरी क्या होगी, माइनस में आएगी। तो इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ देखना, इसको अपन लिख देंगे माइनस का ए माइनस का बी और माइनस का सी। ये तीनों दूरियां माइनस में होगी क्योंकि बिंब और दूरियों के मध्य की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। फिर जो बी दे रखा है, प्रतिबिंब और दूरियों के मध्य की दूरी ऋणात्मक, फोकस और दूरियों के मध्य की दूरी ऋणात्मक। तो तीनों में अपन क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये समीकरण नंबर अपन को 5 प्राप्त हो गया। देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन इस दूरी को मान लेंगे u और इस दूरी को मान लेंगे v, और ये दूरी क्या होती है f। तो समीकरण 5 में इनका a b c का मान रखने पे, समीकरण 5 में a b c का मान रखने पर, ए बी सी का मान रख देंगे तो माइनस का u, सॉरी
ABC का मान रखेंगे, देखो A का मान रखेंगे अपन माइनस के V, B का मान रखेंगे, सॉरी A का मान रखेंगे माइनस का U, B का मान रखेंगे माइनस के V और इसका माइनस के F। दोनों साइड से अपन माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो 1/V प्लस 1/U प्लस 1 बराबर 1/F। ये अपन को मिल गया दर्पण सूत्र। ये अपन को क्या मिल गया? दर्पण सूत्र। और यही सूत्र ऐसे ही तरीके से अपन उत्तल दर्पण में भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक बार वापस समझना केवल 1 मिनट में। क्या होता है? अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में एक बिंब होता है, बिंब से किरणें निकलती है, एक फोकस से आपकी परावर्तन के पश्चात निकल जाती है, एक फोकस से आपकी कोई दर्पण में टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। वहाँ पे जो ये बिंदु दोनों ये जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसे प्रतिबिंब P डैश Q डैश बोलते हैं। जो बिंब होता है वो PQ होता है। दर्पण से मध्य की दूरी को बोलते हैं A, और दर्पण से बिंब के मध्य की दूरी को बोलते हैं B, और दर्पण से फोकस के मध्य की दूरी को कहते हैं C। फिर क्या कहते हैं? त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं PQF और त्रिभुज MOF दोनों समभुज त्रिभुज है। तो इसमें देखो OM किसके समांतर है? PQ के समांतर है, बराबर OF है। जो OF है वह PF के समांतर है, तो ये PF। इनका मान रख देंगे A/AC आ जाएगा, A-C। फिर ऐसे ही अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज होता है OLF, वह त्रिभुज P डैश Q डैश F, ये भी समभुज त्रिभुज है। मान रख देंगे तो अपने को मान लगेगा B-C/C। समीकरण दोनों को हल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो अपन को ये मान मिलेगा, इधर ये मान मिलेगा। इसके बाद अपन समीकरण 3 ये इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद ये मिलेगा। इसके बाद समीकरण 3 में अपन क्या कर देंगे? ABC का भाग ले देंगे, तो ये दर्पण सूत्र प्राप्त होगा। लेकिन कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है? जो इधर की तरफ की दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, तो इनको ऋणात्मक कर लेते हैं और फिर इनको अपने जो वास्तविक मान होता है U, V और F में परिवर्तित कर देते हैं। इससे अपन को दर्पण सूत्र मिल जाता है। यही प्रक्रिया अपन उत्तल दर्पण के लिए ही दोहराते हैं। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे आवर्धनता। ये अपना दर्पण सूत्र हो गया है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको बार बार देखे, बार बार समझे। समझ में नहीं आई तो वापस आप मेरे को कमेंट करके हम बता सकते हैं, हम वापस आपको यह टॉपिक समझा सकते हैं। तो इसलिए अब अपन आवर्धनता देखते हैं। देखो अब आप अगला टॉपिक देखते हैं आवर्धनता। आवर्धनता में क्या होती है? आवर्धनता क्या होती है कि किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? आवर्धनता बोलते हैं। आवर्धनता को अपन M से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो आवर्धनता का सूत्र क्या होता है? आवर्धनता M होती है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, जिसको इसको तो अपन मान सकते हैं H डैश, इसकी ऊंचाई होती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर ऊंचाई लेते हैं हमेशा सदैव। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश मान लेते हैं और बिंब की ऊंचाई H मान लेते हैं। बिंब की ऊंचाई H मान लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई S डैश मान लेते हैं। तो ये होता आवर्धनता का सूत्र। आवर्धनता निकालने के लिए अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई लेते हैं और बिंब की ऊंचाई लेते हैं। ऐसे अवतल दर्पण में अपन आवर्धनता निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं। ये अपना अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ कोई अपना बिंब है, अपना कोई बिंब है, AB बिंब है, यह वस्तु है। इससे किरण आपतित होगी और आप परावर्तन के पश्चात वह फोकस से निकल जाएगी, F से। ऐसे ही दूसरी किरण आपतित होगी, ध्रुव O या मूल बिंदु से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात वह उसी रेखा को काटते हुए आगे निकल जाएगी। तो यह दोनों जिस बिंदु पे कटती है वह अपना क्या
क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये अपना अपना क्या है, प्रतिबिंब है, और ये है बिंब। इसको अपन बोल सकते हैं पी डेस या पी या क्यू, पी क्यू बोल सकते हैं। तो देखो ये जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु पे अपन क्या, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो अब इसमें क्या त्रिभुज देखते हैं अपन। त्रिभुज कौन सा, पहले ए बी और ओ। त्रिभुज देखो ए बी और ओ, व त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों में अपन क्या देखते हैं कि जो ये लंबाई है कौन सी, ए बी बटा पी क्यू बराबर ये ओ एफ व ओ ए, ओ एफ और ओ ए, नहीं सॉरी ओ पी, ओपी जो ओपी लंबाई और ओ ए लंबाई, इसका अपन मान निकालते तो अपन ने इसको माना था यू, वी माना था प्रतिबिंब और दर्पण के मध्य की दूरी को, और वस्तु और उसके मध्य की दूरी को माना था, दर्पण के मध्य की दूरी को वी माना था। तो ओपी जो ओपी दूरी है वो क्या हो जाएगी, वी। ये दूरी क्या हो जाएगी, वी, और ये दूरी क्या ले रखी है अपन को, ओ ए दूरी ले रखी है यू। ठीक है, तो ये अपनी दूरी हो गई यू। अब क्या करते हैं, इसमें कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जो प्रतिबिंब, तो देखो ये त्रिभुज था, ये अपन ने यू भी निकाल लिया। अब कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होती है, ऊंचाई होती है, दूरियां नहीं ऊंचाई, ऊंचाई को अपन क्या किस में लेते हैं, धनात्मक में, और जो नीचे की होती है उसको बोलते हैं ऋणात्मक लेते हैं। तो देखो ये नीचे वाली जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यही क्या होगा, अपना आवर्तनता का सूत्र होगा। मुख्य अक्ष से बिंब ऊपर होने पे ऋणात्मक ऊंचाई होगी। मुख्य अक्ष से जब बिंब ऊपर होगा तो जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होगी, और यदि बिंब सीधा है अर्थात बिंब आभासी हो तो बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं। यदि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेते हैं। अब देखो कुछ कंडीशंस होती है इसमें आवर्तनता की। पहली ये होती है कि जब आवर्तनता माइनस में होती है एवं v क्या होता है, u से बड़ा होता है, तो अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अपना प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा व आवर्धित होगा। वास्तविक, उल्टा व आवर्धित। दूसरा, m जब माइनस है, जब आवर्तनता ऋणात्मक है एवं v और u दोनों बराबर है, तब अपना प्रतिबिंब कैसा होगा, तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा व बिंब के समान आकार में होगा, उल्टा होगा और बिंब के समान आकार में होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब के समान आकार का होगा, समान आकार। तीसरा पॉइंट है, जब आवर्तनता ऋणात्मक है एवं v का मान u से कम है, v का मान, जब इस v का मान u से कम है तो क्या होगा, मतलब कि जब v का मान तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा व वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और वो लास्ट पॉइंट है, अगर m धनात्मक है, आवर्तनता क्या धनात्मक है और v क्या है, बड़ा है, v क्या है, u से बड़ा है,
तब क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा प्रतिबिंब आवर्धित होगा। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा होगा व आवर्धित होगा। ये 4 कंडीशन है। चारों कंडीशन को वापस समझना, दर्पण की सहायता से वापस समझा रहा हूँ मैं। पहला क्या होता है कि जब जो आवर्धनता माइनस में है, अगर आवर्धनता ऋणात्मक है और v का मान अगर u से बड़ा है, तो v का मान जब u से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंब के पीछे की तरफ बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर बनेगा तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह आवर्धित होगा। जब आवर्धनता माइनस है और v के बराबर है, अगर दोनों यहीं पे आ जाते हैं, बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, बिंब के समान आकार का बनेगा। जितना आकार इतना उसका है बिंब का, उतना ही आकार प्रतिबिंब का होगा, याद रखना। तीसरा पॉइंट है कि जब आवर्धनता माइनस में दे रखी है, आवर्धनता क्या है, माइनस में है और v अगर u से कम है, जैसे ये है तो ये अपना u है, मतलब जो बिंब है वह v से कम है, v कम है u से, तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और ये छोटा बनेगा। और जब आवर्धनता प्लस में है और v क्या है, u से बड़ा है, v जब u से बड़ा है मतलब इधर बनना है, जो बिंब के इधर बनना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और क्या होगा, आवर्धित होगा। ये 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट समझ में आ जाएंगे आवर्धनता के। अब आगे क्या दे रखा है कि उत्तल दर्पण के लिए भी यह आवर्धन सूत्र लागू होता है। याद रखना, उत्तल दर्पण के लिए भी यह सूत्र, यही सूत्र काम में आता है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए ही। उत्तल दर्पण में वास्तविक बिंब की किसी भी स्थिति में m का मान धनात्मक होगा, क्योंकि v धनात्मक है जबकि u का मान ऋणात्मक होगा। अतः उत्तल दर्पण में किसी भी वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो अपन ने आज दर्पण सूत्र और आवर्धनता दोनों टॉपिक पूर्ण कर लिए, संपूर्ण कर लिए उनको। तो ये आप आराम से इनको पढ़ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे को वापस जवाब दिया करो कि ये दिक्कत है, हमारे ये दिक्कत आ रही है, तो हम इसको वापस समझाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सभी के सहयोग से हम आज हमारे खूब सब्सक्राइब है, लेकिन आपके सहयोग से हम और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। जितने आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, हम उतने ही अच्छे बढ़ाएंगे। हमारा खुद का हौसला आपके हाथ में होता है। अगर आप एक लाइक करते हो तो हमारा खुद का हौसला बढ़ता है। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।